के दर्द से हैं परेशान, हो जाइए अलर्ट, कहीं एंटीऑक्सीडेंट की कमी तो नहीं। डॉक्टर साहब, आजकल एंटीऑक्सीडेंट के बारे में अक्सर सुनने को मिल जाता है लोगों के मुंह से, तो सबसे पहले दर्शकों को डिटेल में एंटीऑक्सीडेंट बताइए, वो क्या है और हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट। देखिए, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। कॉमन शब्द है, बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन शायद इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। एंटीऑक्सीडेंट्स पहले तो वो एक ऐसे तत्व हैं जो हमारी सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हमारे शरीर में कुछ फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं। फ्री रेडिकल्स तो वो एक ऐसे तत्व हैं जो हमारी सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हमारे शरीर में कुछ फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं। फ्री रेडिकल्स जो है उनको अच्छा नहीं माना जाता, वो खराब होते हैं, वो हमारे शरीर को जो कोशिकाएं हैं या टिश्यूज हैं उनको वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। हमारे शरीर में बहुत सारे जो है ऐसे केमिकल्स हैं, बहुत सारे जो नेचुरल तत्व घूम रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO2 इसका फॉर्मूला है। तो जब एक ऑक्सीजन का जो एटम उसमें से गायब हो जाता है, वो NO बच जाता है, तो हम कहते हैं कि जो बचा है ये फ्री रेडिकल है। इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा समझ लें तो अच्छा है, नहीं तो इसका जो तत्व या सार मैं आपको समझाऊंगा क्या मतलब है इसका। आयुर्वेदिक तरीके से भी मैं समझाऊंगा कि आयुर्वेदिक तरीके से कैसे। तो जब नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका NO बचा, उसमें अगर हम कोई ऐसे तत्व दें जो उसको ऑक्सीडेशन कर दे या उसमें दोबारा से NO2 बन जाए, तो हम कहते हैं कि वो फ्री रेडिकल को हमने क्लीन कर दिया। तो इसलिए उसको एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम से यहाँ पर बताया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स आमतौर पर हमारे शरीर में घूमते रहते हैं और हमारी टिश्यूज को, हमारी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। चिराग से बात कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे दर्शक जुड़े हैं। जी चिराग, पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं ये पूछना चाहता था कि मैं जॉगिंग नहीं कर पाता, मतलब जॉगिंग करता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ तो काफी थक जाता हूँ मैं, और मतलब पेट में काफी दर्द होने लग जाता है साइड में। हाँ, देखिए, बहुत बारी ऐसा होता है लोगों के साथ कि अगर वो कुछ एक्सरसाइज करें, दौड़ लगाएं, तो किसी के पेट में दर्द होता है, कभी कभार छाती में दर्द होता है। तो इसमें आमतौर पर जो है दो तीन चीजें हमें समझनी है। एक तो जनरल वीकनेस तो होती है बॉडी में, लेकिन कभी कभार मस्कुलर स्टिफनेस अगर कहीं पर है, हमारे बॉडी में कहीं की मसल्स जो हमारी काफी अकड़ गई है या उससे टाइट हो गई है, तो एक तो पूरे शरीर में तिल के तेल की मालिश आप रेगुलर करें, बहुत अच्छा फायदा इससे मिलेगा आपको। दूसरा, इसके अतिरिक्त अगर दर्द बहुत तेज होता है और बर्दाश्त नहीं होता है, तो थोड़ा सा चेकअप भी कराएं, कहीं अंदर कोई चीज ऐसी डेवलप ना हो रही हो जिसको कि हम अभी नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो कोई अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, डॉक्टर से एक बार मुलाकात कर लीजिए। हमारे जीवा के डॉक्टर्स भी आपकी सेवा में उपलब्ध है, उनसे बातचीत करके थोड़ा सा एक प्रॉपर अपना एक पूरा कंसल्टेशन करके ये जरूर आप पहले निर्धारित कर लें कि इसका कारण क्या हो सकता है। दो कारण तो मैंने बताए, वीकनेस है या मसल की स्टिफनेस है, उसके लिए मैंने उपचार भी बताया आपको कि तिल के तेल की मालिश करिए। लेकिन कारण यदि कुछ और निकलेगा तो उसका उपचार उसके अनुसार फिर किया जाएगा। ये फ्री रेडिकल बनने का कारण क्या होता है डॉक्टर साहब? फ्री रेडिकल्स जब हमारे शरीर में जो फ्यूल होता है, जो भी जो हमारे जैसे कि फूड है, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, जब हम एनर्जी, शरीर को ऊर्जा चाहिए और उसमें एक नेचुरल प्रोसेस चल रहा है कि हमारा जो भोजन है उससे ऊर्जा मिलेगी, तो उसका ब्रेक डाउन होता है, उसके दौरान ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन से बनते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स का सेवन, जैसे कि आजकल पेस्टिसाइड्स है या बहुत ज्यादा जो है फर्टिलाइजर्स का प्रयोग भोजन में किया जाता है, या कोई दूषित और किसी प्रकार से प्रिजर्वेटिव्स या कुछ डाल करके, केमिकल्स डाल करके जो भोजन को रखा जाता है डब्बे में बंद करके, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, तो ये अनेक कारण है। रेडिएशन भी एक कारण है, जो अनेक प्रकार के रेडिएशंस हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, फ्रिज से रेडिएशन आ रहा है, टीवी से आ रहा है, मोबाइल फोन से आ रहा है, कंप्यूटर से आ रहा है, तो ये हमारे शरीर में जाकर के जो शरीर का एक नेचुरल सिस्टम है उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, और उसमें फिर ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो उसमें आपको वहाँ एक फ्री रेडिकल बन जाता है, और फ्री रेडिकल जब बना तो वो हमारे शरीर में एक तरह से अननेचुरल चीज है, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको बाहर निकालना है, उसको सफाई करना बहुत जरूरी होता है।
आयुर्वेद की दृष्टि से अगर इसको हम समझना चाहें थोड़ा सा, तो हम आपको एक जिक्र करते हैं आम। हमारे जो ऋषि मुनि थे शायद वो इस लैंग्वेज को नहीं समझते थे, लेकिन बड़ी सिंपल तरीके से उन्होंने समझाया कि आम जो बनता है हमारे भोजन, हमारे शरीर में जो बिना पचा हुआ भोजन है, जिसको कि हम एक टॉक्सिक मटेरियल भी बोलते हैं, वो आम जो है वो जगह जगह जाकर के हमारे शरीर में अनेक रोग पैदा करता है। तो इसको इस तरह भी समझ सकते हैं आप कि जब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स बॉडी में चले जाते हैं अंदर, चाहे वो भोजन के ना पचने से आए या बाहर से आए, तो वो आम की उत्पत्ति करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट को हम अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो हम कहते हैं जो ओजवर्धक चीजें हैं, जिनसे ओजस हमारा बढ़ता है, जिसको कि हम रसायन कहते हैं, तो वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनका अगर मिलान करेंगे तो डेफिनेटली आपको सेम चीज ही मिलेगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन का या टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। चलिए अब आरती से बात कर लेते हैं। दिल्ली से हमारी दर्शक जुड़ी हैं। जी आरती, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या आप पूछना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था, मेरे ना सिर के आधे हिस्से में काफी दर्द रहता है, जो राइट साइड में है, आधा हिस्सा जो है वो काफी दर्द में रहता है। मतलब देखिए, जो आधा सिर में दर्द जो होता है वो आधा सीसी, आपने नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं, या माइग्रेन उसको कह देते हैं। तो ये रोग थोड़ा सा गंभीर है, डेफिनेटली इतना लाइटली मत लीजिए उसको। आम सिर दर्द नहीं है। आम सिर दर्द तो पूरे सिर में होता है, हल्का होता है। इसमें माइग्रेन में मुख्य रूप से दर्द बहुत तेज होता है, आंख के पीछे, कभी कभार एक पर्टिकुलर जगह पर उल्टी आने को होती है, उल्टी आ भी जाती है, बहुत कठिन होता है। कई लोग तो बिल्कुल लाइट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा सा शोर बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत तेज दर्द इसमें होता है। इसका इलाज करना पड़ेगा, और इलाज हमारे यहाँ आयुर्वेद में है। माइग्रेन का हमने काफी अच्छे पेशेंट्स जो है, काफी सारे पेशेंट्स ठीक किए हैं, क्योंकि उसमें विशेष रूप से हमको देखना पड़ता है कि वात, पित्त और कफ कौन से दोष का प्रकोप है। आमतौर पर पित्त का कनेक्शन इसमें बहुत देखने को मिलता है। पित्त यानी कि एसिड। जब एसिड बनेगा, आप भी जरा गौर कीजिए, अगली बार जब आपको सिर में दर्द हो, अगर एसिडिटी आपकी बढ़ रही है और एसिडिटी इधर सिर में चढ़ जाती है, तो उसके कारण सिर दर्द होता है। तो चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चटनी, कोई भी ऐसी चीजें जो आपके शरीर में पित्त को बढ़ाती हैं, वो अगर आप सेवन कर रहे हैं तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए। रात को सोते समय देसी घी थोड़ा सा उसमें केसर मिला के रगड़िए, हथेली पर रख के केसर को निकाल लीजिए, वो दूध में डाल के अलग से पी लीजिए आप। और ये घी आप नाक में डालिए, दोनों नासिकाओं में 3-3, 4-4 बूंद, वो बहुत अच्छा फायदा करता है। प्लस जैसा मैंने कहा, आयुर्वेदिक औषधि इसमें आपको लेनी पड़ेगी नियमित रूप से। काफी लंबे समय तक इलाज चलता है, 8-10 महीने भी कई बार दवाइयाँ खानी पड़ती है, लेकिन रोग आपका ठीक होगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास आयुर्वेद में इस रोग के मिलते हैं। तो वो डेफिनेटली आप चिंता मत करिए, जल्दी से जल्दी आप जो है आयुर्वेदिक उपचार इसका शुरू कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर कमी हो जाती है तो भी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कौन कौन सी परेशानियां हैं जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है? देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर हो सकता है, आपको स्किन का जो रिंकल्स वगैरह हो सकते हैं, डीजेनरेटिव डिजीजेज जितनी होती है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारी टिश्यूज को नष्ट करते हैं, हमारी सेल्स को नष्ट करते हैं। तो जल्दी आपको जो है एजिंग हो जाती है, कमजोरी बॉडी में आने लगती है, और किसी भी बॉडी के जो विशेष हमारे ऑर्गन्स हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। विशेष रूप से जो है ये डीजेनरेशन का काम हमारे बॉडी में करते हैं और वीकनेस पैदा करते हैं। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया कि जो आम है वो जहां भी जाता है तो वो डिजीज पैदा करता है। इसी प्रकार से फ्री रेडिकल्स जो है, ये टॉक्सिन्स के एक प्रकार का टॉक्सिक मटेरियल है, ये जहां जहां पर भी जाएगा, जिस भी सिस्टम में जाएगा, वहां उसी प्रकार का रोग पैदा करेगा। देहरादून से हमारे दर्शक गगन जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी गगन, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं ये बोल रहा था कि मेरे को अस्थमा की मतलब प्रॉब्लम होती है। मेरे को लगता है कि मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती है, काफी लंबी लंबी सांस भी आती है कभी कभी। देखो, अस्थमा का इलाज तो हम आयुर्वेद में करते हैं, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले आपको जो है अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए कुछ करना चाहिए। आप जो है शहद का सेवन करें, च्यवनप्राश बहुत अच्छा होता है, हमारे यहाँ जीवा से आप मंगा सकते हैं। च्यवनप्राश रेगुलरली 1 बड़ा चम्मच रोज खाएं। सौंठ, मिर्च, काली मिर्च जो होती है, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, तीनों को बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच इसका सुबह शाम गर्म पानी से या शहद में मिला के सेवन करें। और जैसा कि मैंने कहा कि दमा रोग जो है, जिसको कि अस्थमा आप कहते हैं, हम उसको तमक श्वास आयुर्वेद में बोलते हैं।
कई प्रकार के श्वास रोग आयुर्वेद में लिखे हैं, 5 प्रकार के हैं। तो तमक श्वास, जिसको कि आमतौर पर अस्थमा कह दिया जाता है, ब्रोंकियल अस्थमा, उसका इलाज आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। लोग आयुर्वेद में बहुत लेट आते हैं, मैंने देखा है। पहले कुछ ना कुछ ट्राई करते रहेंगे, फिर वो पंप लेना शुरू कर देंगे, फिर नेबुलाइजर शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद जो है ऑक्सीजन सिलेंडर पर भी आ जाएंगे। कई तो ऐसे पेशेंट आते हैं कि 24 घंटे सिलेंडर चल रहा है उनका ऑक्सीजन का, तब हमारे पास आके कहते हैं जी हमें ठीक कर दीजिए। तो आपसे हम ये कहते हैं कि रोग के लक्षण शुरुआती जब आपको दिखाई दे, पहले आयुर्वेद में आइए। पहले आप एक नियम बना लीजिए, कोई भी रोग आपको शुरुआती लक्षण जैसे दिखते हैं, सबसे पहले आयुर्वेद में आइए। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रोग आपका बिल्कुल जड़ से ठीक होता है। जो औषधियां दी जाती हैं वो नेचुरल हैं, किसी प्रकार का दुष्प्रभाव या और कोई दूसरी बीमारी उसके कारण नहीं होती। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे एंटीऑक्सीडेंट पाने के नेचुरल सोर्सेज क्या कुछ हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए, एंटीऑक्सीडेंट की कमी कैसे पूरी करें? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि टमाटर के अंदर लाइकोपीन है, गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। विटामिन ए भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो आपको देखनी किन किन चीजों में, जैसे टमाटर का हमने जिक्र किया, तो टमाटर का सेवन आप करें। टमाटर का सूप बना करके आप पी सकते हैं, उससे डेफिनेटली अगर आप टमाटर का सेवन करते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर में प्रिवेंशन भी इसका होता है। इसी प्रकार से जो उबले हुए सेब को आप सेवन करें। आजकल जो है हम कच्चा सेब तो खाते ही हैं, लेकिन कभी आप उसको उबाल करके थोड़ा अखरोट भी उसमें मिला करके अगर खाएंगे तो उससे हार्ट डिजीज में बहुत बेनिफिट मिलेगा, डायबिटीज में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से अनार और नाशपाती का सेवन आप कर सकते हैं, इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और ये अल्जाइमर्स डिजीज जो होती है, एक जिसमें के याददाश्त गायब हो जाती है, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है, उसका प्रिवेंशन भी करता है। इसमें बादाम का सेवन भी आप कर सकते हैं। बादाम भी जो है हमारे मस्तिष्क के विकारों में, खास तौर से मेमोरी लॉस हो तो बादाम रात को 7-8 भिगोएं और उसका सेवन करें। गाजर का मैंने जिक्र किया, तो गाजर का जूस आप पी सकते हैं, या गाजर को कद्दूकस करके दूध में उबाल करके आप पी सकते हैं। इससे हमारे शरीर में ओज की वृद्धि होती है और रोगों से लड़ने की हमारी जो शक्ति है, जिसको कि इम्यूनिटी पावर हम बोलते हैं, वो इसमें बढ़ती है। हमारी अगली दर्शक माया जुड़ गई हैं लुधियाना से, उनसे बात कर लेते हैं। जी माया, क्या पूछना चाहती हैं? आप पूछ सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे बाल ना बहुत झड़ते हैं और अंदर से बहुत ज्यादा ही सफेद है। अच्छा, अभी उम्र कितनी है आपकी? हाँ जी मेरी 17 साल है। 17 साल केवल? हाँ जी। तो 17 साल में बाल आपके झड़ रहे हैं और सफेद भी हो रहे हैं, तो ये सीरियस बात है, क्योंकि अभी तो उम्र तो है ही नहीं आपकी बाल सफेद होने की। डेफिनेटली कई कारण हो सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा, जैसे कोई रोग हुआ, उनको टाइफाइड हो गया है, कोई तेज बुखार हो गया, उसमें कुछ 4-5 दिन दवाइयां खाई, बॉडी में हीट बढ़ गई, ऐसा मैंने देखा है। या आप बहुत ज्यादा पित्तवर्धक चीजें सेवन करें, चाट, पकौड़े, गोलगप्पे, ऐसे बड़ा आजकल जो है काफी प्रचलन है। जंक फूड बहुत खाते हैं हम लोग। तो ये आपको देखना है कि 17 साल में कैसे बाल आपके सफेद हो सकते हैं, क्यों बाल आपके गिर रहे हैं इतने। तो ये कुछ कारण मैंने बताए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर ऐसा कुछ आपके भोजन उसमें है, डाइट रूटीन में है, आपकी लाइफस्टाइल में कोई ऐसी चीजें हैं, तो उनको बिल्कुल आप त्याग दीजिए। दूसरी चीज क्या करना है, अभी आपके बाल जो है डेफिनेटली परमानेंटली जो है ठीक हो सकते हैं, और क्योंकि अभी जो सफेद होने शुरू है उनको ब्लैक करने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। अभी उम्र नहीं है आपकी कि अभी वो सफेद ही रहेंगे। तो इसमें एक तो आंवला ले लीजिए, आंवले का पाउडर लोहे के बर्तन में रात को भिगोइए और उसको सुबह थोड़ा सा उबाल भी सकते हैं, थोड़ा पेस्ट टाइप का बना लीजिए और उसको पूरे बालों में लेप लगाइए, खास तौर से जहाँ पर व्हाइट बाल हैं आपके, अच्छी तरह से लेप करके आधा घंटा उसको छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद वॉश कर लीजिए। ये तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है। इंटरनल के लिए काले तिल, भृंगराज और आंवला, 3 चीजें बराबर बराबर मात्रा में मिला करके इसका एक चूर्ण बनाइए और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच आपको दिन में 2 बार सेवन करना है। दूध भी पीना चाहिए, थोड़ा सा प्रोटीन का सेवन करें, मूंग की दाल के स्प्राउट्स, काले चने के स्प्राउट्स, ये सेवन करें। और जैसा कि आपने बताया आप लुधियाना से बात कर रहे हैं, तो लुधियाना में हमारी क्लिनिक है, हमारे जीवा के हेयर ऑयल, आयुर्वेदिक शैम्पू, या डॉक्टर से भी आप परामर्श करके कोई स्पेशल मेडिसिन भी आप लेना चाहें तो वो भी आप जरूर वहां जाकर के एक बार मिलिए डॉक्टर से और अपने रोग के बारे में थोड़ा विस्तार से
उनसे विचार विमर्श कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404040 पर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। तो इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें हम जानेंगे शुगर के रोगियों के लिए 5 बेस्ट फूड कौन कौन से हैं। तो आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो। देखिए, सबसे बढ़िया तो शुगर में करेला ही होता है। आपने बहुत बारी सुना होगा, करेले की आप सब्जी बनाएं, करेले का जूस पिए या करेले का सूप बना के पिए, टेस्टी बना सकते हैं उसको। कई लोग करेले से थोड़ा घबराते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी सब्जी बनती है उसकी, तो वो बहुत बढ़िया है। इसके अतिरिक्त जैसे रोटी तो हम खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, तो गेहूं की रोटी में ही आप थोड़ा चना और सोयाबीन, 2 पार्ट गेहूं 1 पार्ट सोयाबीन 1 पार्ट चने का जो बेसन है वो मिला करके आप मिक्सचर बना लीजिए, या पूरे साबुत मिला के इकट्ठा मिला के उसको पीस लीजिए। ये आपकी जो रोटी बनेगी बहुत बढ़िया। बेसन का चीला भी आप बना सकते हैं, तेल कम लगाइए उसमें, बल्कि उसमें थोड़ा सा ताजा प्याज काट करके डालें, तो बेसन का चीला प्याज वाला वो भी आपको काफी अच्छा फायदा करता है। इसके अतिरिक्त जो है सेब उबाल लीजिए, सेब अच्छी तरह से उसको बॉईल करके पानी में, और उसमें थोड़ा सा दालचीनी, या आपको सेब अगर नहीं खाना है तो दूध आप ले लीजिए, गर्म दूध में थोड़ी दालचीनी डाल करके आप सेवन करेंगे, उससे भी फायदा होगा। और ब्रोकली की आजकल हमारे यहाँ भारत में काफी मिलती है ब्रोकली, जो हरे रंग की गोभी जैसी होती है। ब्रोकली का आप जो है बॉइल्ड उसको सेवन करना है, चाहे सब्जी नहीं बनानी, हल्का सा स्टीम कर लीजिए, बॉईल कर लीजिए, उसको खाएंगे, वो भी डायबिटीज में बहुत अच्छा फायदा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे, और संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404040 पर कॉल करके अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।